बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक चीज़ अंडरस्टैंड की कि मैटर को जब एक्सट्रीम फिज़िकल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं तो मैटर यूनिक और अनयूजुअल जो स्टेट्स हैं उनको भी अडॉप्ट कर लेता है और यूनिक और अनयूजुअल फेनोमेनन्स भी एग्जिबिट करता है। उसमें हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि मैटर को अगर एक्सट्रीम फिज़िकल कंडीशंस में से बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर जैसे स्टार्स की कोर में मौजूद होता है, ये कंडीशन प्रोवाइड की जाए, ये एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन प्रोवाइड की जाए, तो मैटर जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं डीजनरेटेड मैटर। और ये डीजनरेटेड मैटर हमें वाइट ड्वार्फ्स और न्यूट्रॉन स्टार्स में मिलता है, जिसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करके आ चुके। नाउ आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है कि जैसे हमने प्रीवियसली मैटर को एक एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन प्रोवाइड की, लाइक एक्सट्रीम हाई प्रेशर, इसी तरह से अगर मैटर को हम एक और एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन प्रोवाइड करें, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, इस सूरत में मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और उस स्टेट में वो कौन सी यूनिक प्रॉपर्टीज़ या फेनोमेनन्स है जिनको वो एग्जिबिट करेगा। यही हमारा आज का टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। यानी आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दिस इज़ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स, याद रखें कि जब किसी मैटर को हम एक्सट्रीम लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उस वक्त वो मैटर जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है या जो स्टेट अडॉप्ट करता है उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। अब ये होती कैसे है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें बच्चों, होता क्या है, नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि जो मैटर होता है उसमें मौजूद होते हैं एटम्स और जो उसके डिफरेंट पार्टिकल्स हैं मैटर के, ठीक है, वो मुख्तलिफ तरह से जो है उस मैटर के अंदर मूव कर रहे होते हैं, उनके पास डिफरेंट टाइप की मोशंस होती हैं, ठीक है। नॉर्मली जैसे अगर आप देखें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव कर रहे होंगे, एटम्स होंगे वो अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे नॉर्मली सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह से चलती रहती हैं। बट होता ये है कि जब हम किसी भी मैटर को बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर लेके चले जाते हैं, यानी नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो, उस वक़्त ये होता है कि जो देखें ना, किसी चीज़ के टेम्परेचर को लो करने से मुराद ये है कि उसको जो है ना ठंडा कर लें। अब ठंडा करने से चीज़ क्या हो जाती है, नॉर्मली भी हमें पता है जम जाती है। इसी तरह से जब किसी मैटर को आप एक्सट्रीम लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर लें, नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, उस वक़्त उस मैटर के अंदर जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, उनकी जो डिफरेंट टाइप की मोशन है वो भी सीज़ हो जाती है, वो भी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। वो मोशन उन तमाम पार्टिकल्स की स्टॉप हो जाती है, उनकी जो मोशन है वो जम जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी टर्म है जो कि मोशन से ही रिलेटेड टर्म है। तो अगर वो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है तो मीन्स वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का ज़ीरो होना मीन्स वाइब्रेशनल मोशन स्टॉप हो गई। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का ज़ीरो होना मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन स्टॉप हो गई। तो कहने का मतलब, जब मैटर को आपने एक्सट्रीम ज़ीरो टेम्परेचर प्रोवाइड कर लिया तो उस वक़्त उसमें जितनी भी मॉलिक्यूलर मोशंस हैं, जो पार्टिकल्स की मोशन है, वो स्टॉप हो जाएंगी, सीज़ हो जाएंगी, वो कंडेंस हो जाएंगी, जम जाएंगी, फ्रीज़ हो जाएंगी। उस वक़्त मैटर जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिस स्टेट में उसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी जो मोशन है वो सीज़ हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है, यानी जितनी भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स जो मैटर के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं उनके पास, वो ज़ीरो हो जाती है। तो मैटर की इस स्टेट को हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। ये देखते हैं टेक्स्ट बुक वाला क्या लिखता है इस बारे में, कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, शॉर्ट फॉर्म पढ़ें तो BEC, is a state of matter that form at extremely low temperatures such as close to absolute zero, causing particles kinetic energy to decrease significantly. At this low temperature, bosons जैसे कि photons, W boson, Z boson can condense in the same state known as Bose-Einstein condensation state, ठीक है। अब ये फोटॉन्स क्या होते हैं, बोसॉन्स क्या होते हैं, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़कर आए, यहाँ मैं इनकी डिटेल में नहीं जाता। जनरली मैंने आपको बात बता दी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं, यानी वो पार्टिकल्स और वो पार्टिकल्स जिनसे मिलकर बने इवन, उनकी जो मोशन है वो क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, ठीक है। अब
यहाँ पे आके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे भी डिस्कस करता हूँ। अभी तक आप मैटर की एक्सट्रीम फिजिकल की कंडीशंस में जो उसकी स्टेट वो अडॉप्ट करता है, दो तरह की स्टेट से आप लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। पहली स्टेट है जी डीजेनरेटेड मैटर और दूसरी स्टेट है जी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। अब मुझे एक बात बताएं, आपसे पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट द डीजेनरेटेड स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, इस तरह से करके अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या आंसर करेंगे? आपको मैं सिंपल कंसेप्ट देता हूँ कि देखें, पहला डिफरेंस आप ये लिखें कि जो डीजेनरेटेड मैटर है वो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे बनता है और जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट है ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर बनती है। यानी एक स्टेट प्रेशर से रिलेटेड है और एक स्टेट टेम्परेचर से रिलेटेड है। नंबर टू, जो डीजेनरेटेड मैटर है ना, उसमें जो मोशन है वो स्टॉप नहीं होती। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर वाले ना, वो दब के वो प्रेस होके न्यूक्लियस के करीब आके लाई करने लगते हैं, यानी अपनी पोजीशन से हट के वो प्रेस हुए हुए होते हैं, जिससे डीजेनरेसी, प्रेशर और सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसकी निस्बत अगर आप बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट देखेंगे तो इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन जो है ना, उन्होंने प्रेस नहीं होना, उन्होंने दबना नहीं है, बल्कि जो मोशन है ना एटम से रिलेटेड, वो क्या होगी, वो स्टॉप होती है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाएं कि इस तरह से आप ये 2-3 डिफरेंसेस करते हुए कि एक प्रेशर से रिलेटेड है, एक टेम्परेचर से रिलेटेड है, एक स्टेट को अचीव करने के लिए आपको हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरी स्टेट को अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो लो टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। यूँ एक जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन से हट के प्रेस होते हैं दूसरे में, बल्कि दूसरे में जो है वो कोई किसी किस्म की कंप्रेशन नहीं होती, बल्कि जो पार्टिकल मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, उनकी जो मोशन है वो स्टॉप होने से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। सो इस तरह से ये 3-4 डिफरेंसेस करके आप इन 2 स्टेट्स में डिफरेंस कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है? कि दिस ये लिखता भी है कि दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डीजेनरेटेड मैटर स्टेट वेयर टू फेर्मियंस, यानी जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स कहा था, कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम स्टेट। अब इस पे मैं डिटेल से लास्ट लेक्चर में बात कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे बात मैं नहीं करूँगा कि कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम स्टेट से क्या मुराद है। अच्छा जी, अब फिर जब एक मैटर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट में चला जाता है तो वो फिर वहाँ पे जो है वो डिफरेंट तरह के फेनोमेनन्स एग्ज़िबिट करता है। उनमें से एक फेनोमेनन है जी सुपर फ्लूइडिटी और दूसरा है जी सुपर कंडक्टिविटी। इनको अब हम वन बाय वन देखते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है और सुपर फ्लूइडिटी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय सुपर फ्लूइडिटी। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें एक टर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी फ्लूइडिटी, क्या होती है, किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, कोई भी जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो कितना आसानी के साथ फ्लो कर सकता है, इस चीज़ के मेजर को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। पहली बात। दूसरी टर्म में आपको रिवाइज करवाता हूँ। दूसरी टर्म आप लोगों ने जो पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, वो थी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है कि जो फ्लूइड होता है बेसिकली वो मुख्तलिफ तरह की लेयर से मिलकर बना होता है। जब वो फ्लो करता है तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर ऐसे स्लाइड करती है, तो वो जो लेयर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रही होती है, तो उन लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। आसान लफ्ज़ों में बोलें तो किसी भी फ्लूइड का गाढ़ापन। तो जितनी फ्लूइड की लेयर के दरमियान ये फ्रिक्शन यानी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, इतना जो है उसको फ़्लो करने में मुश्किल पेश आएगी, और जितनी उसकी विस्कोसिटी कम होगी यानी लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस कम होगी, उसका गाढ़ापन कम होगा, उतनी वो आसानी से फ़्लो कर सकता है। नाउ थिंक अबाउट अ कंडीशन कि जिसमें किसी भी फ्लूइड या लिक्विड के पास विस्कोसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब ज़ाहिर है उसकी जो फ्लूइडिटी है, उसकी जो फ़्लो करने की ताकत है, वो कितनी अच्छी है, ये डिपेंड ही इस चीज़ के ऊपर कर रही है कि उसकी विस्कोसिटी कितनी है। अगर विस्कोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो वो सुपर तरीके से क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा। तो यस, सुपर फ्लूइडिटी या सुपर फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो जिनकी इंटरनल लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है,
और ये याद रखें, ये सिर्फ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेन पे ही जाके ये चीज़ पॉसिबल होती है, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो सुपर फ्लूइड्स कौन से फ्लूइड होते हैं? जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो होती है। विस्कोसिटी ज़ीरो होने की वजह से वो ज़ीरो विस्कोसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लो करते हैं, लिहाजा उनकी जो फ्लूइडिटी है उनको हम सुपर फ्लूइडिटी कहेंगे। समझ आ गई बात? यहाँ पे पढ़ते हैं जी। अ नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट इज सुपर फ्लूइडिटी। जिस कंडीशन में क्या होता है कि वेयर कंडेंसेट से मतलब वही जो फ्लूइड जो कि आपने कंडेंस करके रखा होगा, जिसको आपने एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर करीब करीब करके रखा होगा, शो ज़ीरो विस्कोसिटी, वो ज़ीरो विस्कोसिटी शो करता है। देयरफॉर इसकी वजह से ये विदाउट एनी रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो करता है। पहली बात, सुपर फ्लूइडिटी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सर्टेन फ्लूइड्स आर cooled to extremely low temperature close to absolute zero। अभी बताया। अब याद रखें कि जब कोई मैटर जो है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट में होता है तो वो पहली कौन सी एक फेनोमेनन एग्जिबिट करता है, सुपर फ्लूइडिटी। अब जो सुपर फ्लूइड्स होते हैं वो आम फ्लूइड से कैसे डिफरेंट होते हैं? देखें, जो है ना आपके पास सुपर फ्लूइड्स, उनमें ये होगा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉर्मल फ्लूइड से होंगी डिफरेंट। कैसे? दो डिफरेंसेस मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सुपर फ्लूइड्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल ओपनिंग या स्मॉल एरिया से विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी फोर्स वो आसानी से पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर सुपर फ्लूइड्स कि ये प्रॉपर्टी है कि नॉर्मल फ्लूइड्स के मुकाबले में वो स्मॉल एरिया से या छोटी सी ओपनिंग से विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी नीड ऑफ फोर्स वो पास हो जाते हैं, तो अगर उसी स्मॉल एरिया से नॉर्मल फ्लूइड को गुजारा जाए तो उसको कैसे ज़रूरत पड़ेगी? छोटी सी मिसाल से बात समझते हैं कि देखें, आपके पास एक स्ट्रा है ना, एक नलकी जिसे आप जूस पीते हैं, उसके एक एंड पे अगर आप नॉर्मल जो वाटर है, पानी की बूंद अगर आप उसमें गिराते हैं, उसके एक साइड से आप उस बूंद को, पानी की एक ड्रॉप को आप एंटर करवाएं, पॉसिबली ये है कि दूसरी साइड से वो फ्लो करके बाहर ना आए अगर थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है उस स्ट्रॉ की। तो क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल वाटर है उसकी लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस भी मौजूद है। जब वो उसमें से फ़्लो कर रहा होगा तो वो हो सकता है कि उस स्ट्रॉ की वाल्स के साथ खुद ही चिपक जाए उस रेजिस्टेंस की वजह से। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको हमने इस दूसरी साइड से बाहर निकालना ही निकालना है, तो आप एक साइड पे ऐसे करके ब्लो करेंगे, इसकी वजह से प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा। प्रेशर बेसिकली क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप एक तरह से प्रेशर की सूरत में उस पे फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से वो दूसरे एंड से बाहर आ पाएगा, अदरवाइज़ वो बाहर नहीं आता। इसके मुकाबले में अगर यही जो ड्रॉप है ये आप सुपर फ्लूइड का उस स्ट्रॉ में डालेंगे, तो चूँकि इसके लेयर्स के दरमियान तो फ्रिक्शन मौजूद है ही नहीं, तो ये क्या करेगी कि ये इजीली फ्लो करती हुई जो है वो दूसरे एंड से बाहर आ जाएगी। इसी चीज़ को वो लिखता है कि दिस रिजल्ट्स इनटू स्पेशल क्वालिटीज़ लाइक फ्लूइड कैपेसिटी टू पास थ्रू इनक्रेडिबली स्मॉल स्पेसेस एट द स्टेडी स्पीड विदाउट द एड ऑफ आउटसाइड फोर्सेस। नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी ये है सुपर फ्लूइड्स की नॉर्मल फ्लूइड्स के मुकाबले में। आप लोग जानते हैं, देखें कि जैसे हम एक बाल्टी में पानी डालें ना, तो उसमें अगर हम ऐसे करके हाथ घुमाएं तो वो पानी भी जो है ऐसे गोल गोल घूमने लगता है, लेकिन दरमियान में उसके जो है वो एक ऐसे जो है वो क्रेटर सा बन जाता है, खड्डा सा पड़ जाता है। या इसको आपने सिंक में भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा। आप लोग यूँ करें कि जो सिंक की ओपनिंग है, जो उसका वॉल है, उसको थोड़ी देर के लिए बंद करें, उस सिंक को भरें पानी से। फिर वो जहाँ से सिंक में से पानी नीचे उतरता है, उस ओपनिंग को अगर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो पानी घूमते हुए ऐसे क्या करेगा कि उस सिंक में से नीचे जा रहा होता है। ठीक है? इस चीज़ के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं वॉर्टेक्स, ठीक है? या वॉर्टिसिस। अब जो नॉर्मल फ्लूइड है, वो आप पानी की जो बाल्टी है, उसमें पानी भरें और उसको ऐसे गोल-गोल घुमाएँ, तो दरमियान में जो है वो जो भंवर सा बनता है पानी का, वो पानी ऐसे गोल-गोल घूम रहा होता है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो जो पानी गोल-गोल अगर आप उसको घुमा के तो जाएँगे, थोड़ी देर बाद वो जो पानी है वो ऑटोमेटिकली गोल-गोल घूमना रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन मौजूद है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी है वो ओवरकम करते हुए लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो नॉर्मल वाटर है
वो ऐसे वॉर्टिसेस बनाते हुए क्या करेगा, थोड़ी देर बाद वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। उसके मुकाबले में व्हाट विल हैपन टू द सुपर फ्लूइड्स, सुपर फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स होते हैं ज़ाहिर है जिनकी जो विस्कोसिटी है वो ज़ीरो होती है, उनके लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो ज़ीरो होती है। तो जब आप उनको घुमाएंगे तो वंस आपने उनको घुमा दिया तो वो फिर अल्टीमेटली लगातार घूमते ही रहेंगे। वो जो वॉर्टिसेस हैं वो बनाएंगे, वो फिर लगातार उसी तरह से वॉर्टिसेस यानी एक एक्सिस करके तो वो जो वाटर है वो फ्लो करता रहेगा। यही चीज़ है यहाँ पे भी लिखता है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं जो कि नॉर्मल वाटर और सुपर फ्रूट्स के मैंने आपको यहाँ पे सिंपली बताएं, जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में लिखे हुए। एक कि नॉर्मल वाटर के मुकाबले में, नॉर्मल फ्रूट्स के मुकाबले में जो सुपर फ्रूट्स हैं वो स्मॉल एरिया से विदाउट एनी रेजिस्टेंस और विदाउट एनी एक्सटर्नल एड ऑफ फोर्स वो क्या करते हैं कि कॉन्सिस्टेंट स्पीड के साथ, एक स्टेडी स्पीड के साथ गुजर जाते हैं। नंबर 2, वो वॉर्टिसेस बनाते हैं जो कि लगातार जो है वो फिर बना के ही रखते हैं, उनको मेंटेन रखते हैं, वो वापस स्टेबल फॉर्म में नहीं आते। अच्छा, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है कि इट कैन आल्सो लीड्स टू रिमार्केबल बिहेवियर सच एज द एबिलिटी टू फॉर्म persistent vortices। persistent से मतलब जो वापस ख़त्म नहीं होते। इन फ्लूइड डायनामिक्स, अ vortex is a region in the fluid in which the flow revolves around an axis line which may be straight or curved। ठीक है, तो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। तो इन सिंपल किसी भी फ्लूइड को सुपर फ्लूइड बनाने के लिए आपने उसको क्या करना होगा, उसको आपने कूल करना होगा टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, ये अगर आप लोग देखें तो आप लोगों का फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक था, उसमें भी सुपर फ्लूइडिटी आप लोग डिटेल से पढ़ कर आए हुए हैं। तो होप सो इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक और जो लास्ट बिहेव फेनोमेनन है जो कि बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट में मैटर एग्जिबिट करता है, दिस वन इज सुपर कंडक्टिविटी। जिस तरह से सुपर फ्लूइड्स में विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाती है, इस तरह से कंडक्टर्स क्या होते हैं ये आप लोग जानते हैं कि मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट और हीट को जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, यानी अपने अंदर से फ्लो करवाते हैं, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। अब उन कंडक्टर्स के साथ एसोसिएट होती है एक प्रॉपर्टी जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी वो जो करंट या हीट के फ्लो होने को अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसी यही चीज़ जो है वो करंट को कंट्रोल करती है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि जैसे एक फ्लूइड था, उसमें विस्कोसिटी ज़ीरो हो गई तो उसकी फ्लूइडिटी इन्हांस हो गई, वो सुपर किस्म की हो गई। तो इस तरह से अगर एक कंडक्टर है, उसमें अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप कहेंगे वो उसकी कंडक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी, तो उसकी कंडक्टिविटी को हम सुपर कंडक्टिविटी कहेंगे। तो यस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट एक ऐसे फिनोमिनन की तरफ लेकर जाती है मटेरियल्स को जिसमें उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है और जो करंट है वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लो करता है। जिसको अगर आप पहले पॉइंट देखें, इसने लिखा हुआ है कि इन अ सर्टेन कंडीशंस BEC leads to superconductivity where electrical resistance drops to zero, allowing the current to flow without resistance। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता पैदा होता है और वो ये है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट में जाने से ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉप्स टू ज़ीरो हो जाती है। ये चीज़ इसमें समझने वाली है, बाकी यूँ समझ लें कि अब सारे का सारा लेक्चर एंड ही है। तवज्जो से बात को समझें कि आपके सामने पड़ा हुआ है एक कंडक्टर, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि उस कंडक्टर में मौजूद हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी। इस चीज़ को विजुलाइज करने की कोशिश करें। आप यूँ समझें कि जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, तो उस रूम में बैठना आपका यूँ है कि जैसे आप किसी कंडक्टर के इनसाइड मौजूद है और सामने आप ये चीज़ अपने ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि सामने आपके एटम्स भी हैं, वो अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं और उन्हीं एटम्स के दरमियान में से जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी गुजर रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब होगा ये कि वो जो एटम्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि जो उसमें एटम्स हैं वो उन्हीं से आज़ाद हुए होते हैं, ठीक है। तो एटम्स जो है ना वो न्यूट्रल फॉर्म में ज़्यादातर उस कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि एटम्स जो है वो बेसिकली पॉजिटिव आयन की सूरत में वहाँ पे मौजूद होते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी न्यूट्रल एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है और उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव।
तो किसी भी कंडक्टर के अंदर आप मौजूद हैं, सामने आप देख रहे हैं एटम्स को अपनी जगह पे फिक्स, एटम पे है पॉजिटिव चार्ज यानी वो पॉजिटिव आयन है, अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं और उन एटम्स के दरमियान में से जो है वो गुजर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मल कंडीशंस में ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जब भाग के तो जा रहे होते हैं उस लैटिस में से, उस कंडक्टर के लैटिस में से, यानी उसके इनसाइड वो जब रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो उन एटम्स के साथ उनकी वाइब्रेशनल मोशन की वजह से वो टकराते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर होते हैं, बेतरतीब से मूव करते हैं और उस वजह से जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस पाई जाती है। नाउ सिचुएशन कहाँ पे आके चेंज होती है? सिचुएशन चेंज होती है कि जब आप उसी कंडक्टर के अंदर बैठ के इस चीज़ को अब आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है उसको आप कूल डाउन करते जा रहे हैं, कूल डाउन करते जा रहे हैं, कूल डाउन करते जा रहे हैं। कूल डाउन करने से क्या होगा कि वो जो एटम सामने आप ऑब्ज़र्व कर रहे थे ना, उसकी जो ऐसे वाइब्रेशनल मोशन थी, वो आहिस्ता, 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 आहिस्ता ऐसे स्टॉप होती जाएगी, सीज़ होती जाएगी। उसकी वाइब्रेशनल मोशन क्या हो जाती है? सीज़ हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। कि जब हम मैटर का, मटेरियल का टेम्परेचर लो करने लगते हैं तो उस वक़्त उसके जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशनल मोशन क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। यानी आपने टेम्परेचर लो करते हुए इतना लो कर लिया कि आप उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर लेकर आ गए। उस सूरत में ये जो एटम है इसकी ये जो वाइब्रेशनल मोशन थी ये तो हो गई स्टॉप, ठीक है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से गुज़रता हुआ आता है, आता है, आता है, आता है, टकराता है इस एटम के साथ। वक्ती तौर पर ये होता है, ये थोड़ा-सा हाई एडवांस लेवल का कांसेप्ट है, मैं आपको सिंपल करके समझा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आ रहा है और इस रुके हुए पॉज़िटिव आयन के साथ टकराता है। जब ये इसके साथ टकराता है ना, तो इसके टकराने की वजह से जैसे आप यूँ समझ लें कि एक चादर को आप बिछाएँ ना, तो वो एक चादर आपने बिल्कुल स्ट्रेट करके किसी जगह के ऊपर तानी हुई हो और उसमें आप कोई बॉल रख लें, तो आप देखते हैं वो हल्की-सी नीचे झुक जाती है, ठीक है? यानी उसमें एक डिस्टर्बेंस सा क्रिएट होता है। इसी तरह से ये जो यहाँ पे ये आयन बना हुआ है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जब आते हुए इस एटम के साथ टकराता है ना, तो ये इस में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये एक अट्रैक्टिव यहाँ पे यूँ समझ लें कि इस इलेक्ट्रॉन को एक अट्रैक्टिव सा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करके देता है। जिसके नतीजे में क्या होता है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है ना इस इलेक्ट्रॉन के नज़दीक, बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो एटम था जिसकी अपनी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन स्टॉप हो चुकी थी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट में जब ये इलेक्ट्रॉन, पहला वाला इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ टकराता है तो इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। इस डिस्टर्बेंस की वजह से एक अट्रैक्टिव इफ़ेक्ट जनरेट होता है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके करीब आता है तो वो उस अट्रैक्टिव इफ़ेक्ट की वजह से उस इलेक्ट्रॉन के साथ चिपक जाता है। यूँ 2 इलेक्ट्रॉन अपोज़िट चार्ज रखने के बावजूद थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं कि वो आपस में ऐसे चिपक जाते हैं, जिनमें स्पिन उनकी अपोज़िट होती है, मोमेंटम वगैरह अपोज़िट होता है उनका, ठीक है? अब ये जो है ना आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है चिपकने की वजह से, इसको बोलते हैं कूपर पेयर, ठीक है? ये जो कूपर पेयर है ना, अब आप तसव्वुर करें कि एक जगह पे काफ़ी लोग मौजूद हैं और वो जो है जिसको जिस तरतीब से दिल आ रहा है और वो यहाँ पे इधर-उधर भागते जा रहे हैं। लेकिन अगर उन सबको ये कहा जाए कि जो है वो तरतीब के साथ यानी अपने-अपने तौर पर ना भागें बल्कि 2-2 के ग्रुप्स बना के आप सीधी लाइन में स्ट्रेट चलें। तो मुझे बताएँ कि पहली कंडीशन जिसमें तमाम लोग आपस में गुत्थम-गुत्था होके तो भाग रहे थे, उस सूरत में उनको एक-दूसरे की रुकावट का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, या जब वो एक पेयर बना के लाइन्स की फॉर्म में सीधे जा रहे हैं, उस सूरत में उन्हें एक-दूसरे की रुकावट का सामना करना पड़ेगा। अब आप फ़ौरन से कहेंगे कि पहले वाले केस में चूँकि स्कैटरिंग थी, लोग मुंतशिर थे, इस वजह से उन्हें एक-दूसरे की रुकावट का ज़्यादा सामना था। अब वो ग्रुप्स की फॉर्म में बन गए, लिहाज़ा उनकी जो रुकावट थी वो तो ख़त्म हो गई है। तो बिल्कुल यही कंडीशन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट में होती है कि जब एटम की वाइब्रेशनल मोशन स्टॉप होती है तो एक इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, जब इसके साथ आके टकराता है, टकराने की वजह से एक अट्रैक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ चिपक के एक पेयर बना लेता है। तो ये जो पहले इलेक्ट्रॉन अपने-अपने तौर पर मूव कर रहे थे ना स्कैटर होके, अब ये क्या करता है, एक पेयर की सूरत में मूव करते हैं। इसको हम कूपर पेयर बोलते हैं और इसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कि
बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट में ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है? तो आप आंसर करेंगे उसकी वजह ये है वहाँ पे कूपर पेयर की फॉर्मेशन। और कूपर की पेयर की फॉर्मेशन कैसे होती है अभी मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। यही चीज़ आपके टेक्स्ट बुक वाले भी लिखते हैं कि दिस occurs when two electron form boson like entities like called Cooper pair, which they can occupy the same state and move through the material without scattering. Below the superconducting transition temperature, paired electron form a condensate. वही चीज़ दोबारा से ये आपको बता रहा है कि ये चीज़ या ये कूपर पेयर कब बनता है, जब आप उस मटेरियल को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कंडेंस कर रहे होते हैं, उसको आप कूल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो नॉर्मल मटेरियल से सुपर कंडक्टर बनने लगता है, उसके ऊपर जाके ये कूपर पेयर बनता है, जिसमें कि ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपकी ड्रॉप टू ज़ीरो होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म्स मेंशन है, सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर्स। अब मेरे ख्याल से ये टर्म्स आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रही कि सुपर कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है ऑफ अ सर्टेन मटेरियल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट द करंट विदाउट एनर्जी लॉस व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसको आगे हम डिटेल से देखते हैं कि ये क्या होता है। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो मटेरियल्स जो कि सुपर कंडक्टिविटी को एग्जिबिट करते हैं। कि superconductors are those substances whose resistivity becomes zero at a very low specific temperatures. इनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। नाउ यहाँ पे हमने एक टर्म इस्तेमाल की है ट्रांजिशन टेम्परेचर, यहाँ पे भी, इधर भी और इधर भी। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है इसको यहाँ पे देखते हैं। देखें जी, जब आपके साथ पास मौजूद है एक मैटर या मटेरियल, उसको आपने कूल डाउन करना शुरू कर दिया है, तो एक ऐसा टेम्परेचर आपको अचीव होता है कि उस टेम्परेचर पर और उससे बिलो टेम्परेचर के ऊपर वो जो मटेरियल है वो आपके पास सुपर कंडक्टर बनना शुरू हो जाता है, यानी उसमें सुपर कंडक्टिविटी आना शुरू हो जाती है। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज हो जाना, यानी नॉर्मल मैटर से, नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में तब्दील हो जाना। तो द लो टेम्परेचर एट विच, वो लो टेम्परेचर जिसके ऊपर या बिलो विच, जिससे मज़ीद नीचे जो रेजिस्टिविटी है सब्सटेंसेस की वो ज़ीरो हो जाती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, या इसको सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर आप देखें तो ये एक नॉर्मल कंडक्टर का जो है वो ग्राफ है, जिसमें अगर आप देखें तो हम एक साइड पे हमने टेम्परेचर लिया हुआ है और एक साइड पे हमने रेजिस्टिविटी ली हुई है। किसी नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर लें तो यहाँ से आप आते जाएं आते जाएं आते जाएं, आपने टेम्परेचर को ड्रॉप करते हुए देखें टेम्परेचर आपका ज़ीरो हो गया, लेकिन इस वक्त रेजिस्टिविटी ज़ीरो नहीं है। बट ये जो पिंक कलर की लाइन है, इसमें अगर आप देखें तो हमने टेम्परेचर को जो है वो ड्रॉप करना शुरू किया, कम करते गए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आया कि जिसके ऊपर जो रेजिस्टिविटी है वो ड्रॉप टू ज़ीरो हो गई है। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर, या इसी को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी को 1911 में सबसे पहले एक डच फिजिस्ट हाइके कैमरेलिंग ओन्स ने डिस्कवर किया था, जब ये ऑब्जर्व कर रहे थे जी सडन डिसअपेरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन मर्करी एट अ टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, यानी 4.2 केल्विन के ऊपर। यानी ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑन द मर्करी। इन्होंने देखा कि उस मर्करी में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर यानी 4.2 केल्विन के ऊपर उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो ड्रॉप टू ज़ीरो हो गई। यहाँ से सुपर कंडक्टिविटी की जो है वो इब्तिदा हुई थी, और इन्हें 1930 में जो है वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इस फेनोमेनन को डिस्कवर करने की वजह से। क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद यानी उसके बाद फिर ये हुआ कि 1988 में कुछ और मटेरियल्स जैसे कि थैलियम, कैल्शियम, बेरियम, कॉपर और ऑक्सीजन, इन्होंने भी जो है वो सुपर कंडक्टिविटी दिखाई थोड़े से मज़ीद हाई टेम्परेचर्स के ऊपर 125 केल्विन। और एक है लैंथनम सुपर हाइड्राइड, ये वो कंपाउंड है जो कि प्रेशर ऑफ 170 गीगा पास्कल इज़ फाउंड टू बी एग्जिबिट द सुपर कंडक्टिविटी विद द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 250 केल्विन। ये वो यूँ समझ लें कि कंपाउंड है लैंथनम सुपर हाइड्राइड, जो कि इस वक्त तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टिविटी दिखाने वाला एक मटेरियल है। याद रखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सुपर कंडक्टिविटी बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर जाके तो एग्जिबिट होती है। ये हमारे लिए काम की तब होगी जब हम नॉर्मल हाई टेम्परेचर यानी जैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई ऐसा मटेरियल डिस्कवर कर लेंगे जो कि हाई टेम्परेचर जैसे रूम टेम्परेचर होता है उसके ऊपर सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट कर सके। तो
ये कुछ मटीरियल्स लिखे हुए हैं, उनकी सुपर कंडक्टिविटी याद रखिएगा, पेपर में पूछी जाती हैं। सुपर कंडक्टिविटी की एप्लीकेशंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं पूछी जा सकती हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो करंट है उसका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है। तो जब किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है तो उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, और उस मैक्सिमम करंट की वजह से उसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक करैक्टर आता है और वो सुपर या पावरफुल मैग्नेट बन जाता है। लिहाजा जो आपके पास सुपर कंडक्टर्स हैं वो पावरफुल मैग्नेट्स के लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर चैप्टर नंबर 14 आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ है। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, ये ऐसी ट्रेन होती हैं जो ट्रैक के ऊपर नहीं चलती बल्कि ट्रैक से ऊपर हवा में जो है ना वो सस्पेंड होके तो सीधी आगे की जानिब जाती हैं। पावरफुल इलेक्ट्रिकल मोटर्स में इस्तेमाल होता है, फास्ट कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल होता है, पोटेंशियली जिन ट्रांसमिशन लाइंस में से हमने ज़्यादा अमाउंट में और अच्छा जो है वो करंट को पास करवाना होता है, उनमें हम सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। रिसर्चर्स इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करने वाले सुपर कंडक्टर्स को डिस्कवर किया जाए, सो दैट कि ये डेली लाइफ को सुपर कंडक्टर का जो यूज़ है डेली लाइफ में इसको मज़ीद इन्हांस कर सकें। अब इससे रिलेटेड अगर हम देख लें जी एक्सरसाइज, चूँकि यहाँ पे आप लोगों के चैप्टर का होता है एंड, इससे रिलेटेड अगर हम एक्सरसाइज देखें तो एमसीक्यूज़ नंबर 12 था जी, अ न्यूट्रॉन स्टार हैज़ अ सुपर हाई, तो बहुत डिटेल से बताया हुआ है, इसके ऑप्शन को भी देखने की कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एमसीक्यूज़ नंबर 13 ऑफ अ सुपर कंडक्टर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, कि क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो यानी उसके नीचे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो फाइनाइट हो जाती है, लार्ज हो जाती है, ज़ीरो होती है, इन्फिनिट होती है। तो भाई मैं बताऊँ खुद ही आप बताएंगे। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट इज़ फॉर्म, कौन से प्रोसेस के थ्रू जो है वो बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन फॉर्म हम अचीव करते हैं? फिजन के ज़रिए, फिशन के ज़रिए, डिकम्पोजिशन के ज़रिए, या कूलिंग करने से एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से ये भी आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कौन सा ऐसी स्टेट है। तो एमसीक्यूज़ भी हम लोगों ने इसके डिस्कस कर लिए हैं और चैप्टर भी यहाँ पे आप लोगों का होता है एंड। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है जी तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिस्पांस करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।